राज्यसभा चुनाव को लेकर एनालिसिस कब होगा, आदेश रावल जी कब बताएंगे, कांग्रेस में क्या क्या खेल हुआ। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने निराश नहीं किया, उसने अपने 9 वोट खराब कर लिए। मतलब कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्विटर को स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा आपने लिखा है कि बीजेपी ने कांग्रेस को जितवा दिया। तो बीजेपी क्यों चाहेगी कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो जीते? कांग्रेस पार्टी ने 5 विधायकों ने सब दिखा के वोट दी है कि देखो हम बीजेपी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। तो क्या बड़े नेताओं ने ये सौदेबाजी की है? नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। आपका राज्य तो समृद्ध माना जाता है, हरियाणा। अब तो समृद्ध राज्य के नुमाइंदे जो हैं वो 15-20 करोड़ में अपना वोट का बेच देते हैं। तुम्हें ये क्यों लगता है कि अमीर आदमी को और पैसा नहीं चाहिए? अंबानी साहब लक्ष्मी की पूजा नहीं करते क्या? अडानी साहब अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर रहे क्या? इनके पास कमी है? इंसान की ख्वाहिश का है फराज, 2 गज जमीन चाहिए 2 गज कफन के बाद। कांशीराम के साथ राहुल गांधी की जो नजदीकी का जो उन्होंने बयान दिया है विचारधारा के साथ, ऑब्वियसली उसे आप कैसे देख रहे हैं? वो कुछ समझ के ये बात कर रहे हैं या कुछ समझाने के लिए ये बात कर रहे हैं? नहीं, समझ के कर रहे हैं, समझाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ। और जब जब राहुल गांधी ब्लू टी शर्ट पहनते हैं, आप देखना जानबूझ के पहनते हैं, वो सेम कलर है जो बाबा साहब अम्बेडकर था। तो लॉजिकली सेट तो लगता है, ठीक लगती है ये चाल। मैं मानता हूँ। ट्रम्प साहब के बदले बदले मिजाज पे आप क्या कहेंगे? मदद मांगी पहले देशों से, फिर कहते हैं मुझे किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है। हमारे गांव में कहते हैं सठिया जाते हैं लोग। अब उनको समझ में आ गया है कि युद्ध लंबा खटने वाला है और ईरान इनके काबू में नहीं आएगा। ट्रम्प साहब ये कह रहे थे कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे। आज वो सारे देश रूस के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें तेल दे दो। पाकिस्तान देखिए, अमेरिका भी उसको सेठ रहा है, चाइना भी सेठ रहा है, रशिया भी। तो विदेश नीति पाकिस्तान की बड़ी बेजोड़ चल रही है। हमें देखो, हमें सब लात मार रहे हैं। चाइना कब्जा कर रहा है, रूस कह रहा है कि अब तुम्हारे पार्टनर ही रहे, अमेरिका हमें चला ही रहा है, डिक्टेट कर रहा है, धमकाता है रोज। नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक शो देखी जाएगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करने के लिए हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी हमारे सामने बैठ चुके हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। यात्रा करते हैं हम लोग इस शो में, आपको पता है यात्रा करते हुए लंगर भी डाला जाता है। तो इस बार लंगर डालेंगे हरियाणा में और डिटेल में समझेंगे कि हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में दरअसल हुआ क्या। बहुत सारे वर्जन्स चल रहे हैं, जैसे आदेश रावल जी ये वर्जन चला रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जितवा दिया। एक वर्जन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था तो हुडा समर्थक गुट जो है वो हुडा को बिल्कुल विजेता और ट्रायम्फेंट की तरीके से दिखा रहा था। इतना सब कुछ हुआ लेकिन फिर भी हुडा जिता ले गए। तो हुडा जिता ले गए या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जितवा दिया या कांग्रेस खुद जीती है, करमवीर बौद्ध का योगदान है, क्या है, कुछ है और क्या मैसेज है इस राज्यसभा चुनाव में, इसके बारे में बातचीत हम लोग करेंगे। बातचीत जो होगी ट्रंप के ऊपर मुझे लगता है कि हो ही जाएगी, समय के ऊपर देखेंगे, समय अलाउ करेगा तो बातचीत करेंगे। और हरियाणा में हम लोग लंगर डालेंगे तो पंजाब घूमते हुए आ जाएंगे। तो ये सब कुछ हमने बता दिया कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। अब कर लेते हैं चर्चा शुरू। तो आदेश जी, राज्यसभा चुनाव को लेकर एनालिसिस कब होगा, आदेश रावल जी कब बताएंगे, कांग्रेस में क्या क्या खेल हुआ, वो दर्शक जानने के लिए बिल्कुल होगा ना, जोश में होंगे कि कब आएगा कब आएगा। रायता फैला हुआ है, मुझे समझ आया इसको समेटूंगा कैसे। बस और रायता तो फैल गया है और अपना काम समेटने का है, तो आप समेटेंगे भी। बहुत सारे वर्जन चल रहे हैं और बहुत सारे सवाल भी हैं। मेरा आपसे निवेदन है, एक एक सवाल पूछिएगा। हाँ हाँ, एक एक सवाल क्योंकि रायता इतना फैला हुआ है कि उसको विस्तार से बताना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक छोटे छोटे सवाल से क्या होगा कि मैं उस पर सटीक रहूंगा उस सवाल के ऊपर, तो उससे ताकि दर्शकों तक बेहतर जानकारी पहुंच सके। बिल्कुल ठीक है। तो एक एक करके हम सोचेंगे कि रायता जहाँ जहाँ फैला हुआ है एक एक कोने में ले जाएं आपको। तो पहले कोने में मैं आपको ले जाता हूँ आपके ही ट्वीट से। आपके ट्विटर को स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा आपने लिखा है कि बीजेपी ने कांग्रेस को जितवा दिया। तो बीजेपी क्यों चाहेगी कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो जीते? वो तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा किया था उसको जितवाती। कैसे जितवा दिया बीजेपी ने, क्यों लिखा आपने? सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने निराश नहीं किया, उसने अपने 9 वोट खराब कर लिए। 5 क्रॉस वोटिंग की और 4 वोट बाद में रिजेक्ट कर दिए गए। तो 37 में से अगर आप 9 माइनस कर दें तो 28 बैठते हैं। तो निराश नहीं किया ना, मतलब कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी का जो गणित था वोटों का वो थोड़ा बिगड़ गया। कैसे? पहली बात तो उनसे पहली मिस्टेक ये हुई थी कि जब उन्होंने कैंडिडेट चूज किया नांदल साहब को, नांदल साहब रोहतक के रहने वाले हैं, जाट हैं और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव लड़ चुके हैं कई बार। तो मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि इन्होंने खराब कैंडिडेट चूज किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बाद में पता लगा कि
राज्यसभा चुनाव बहुत ज्यादा लड़ा गया है खट्टर साहब के द्वारा। अच्छा। मुख्यमंत्री सैनी में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, कैंडिडेट भी उनके थे, और जो भी सेटिंग एडजस्टमेंट जो भी की गई वो सब खट्टर साहब ने ही की। अब क्योंकि मुखिया नायब सिंह सैनी है तो उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई बीजेपी ने जिताया कांग्रेस को, उसका आधार है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर अमित शाह जरूर चाबुक चलाएंगे, इस बात के ऊपर तो कम से कम, क्योंकि बीजेपी कहीं नहीं आ रही जहां जहां चुनाव हुआ, सिर्फ हरियाणा आ रही, और वो भी गणित बिगड़ा इसलिए हारी। अब 90 की विधानसभा सीट है, 2 जो इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट से एमएलए थे उन्होंने अपने आप को एब्सटेन कर लिया, तो 88 बचते हैं। तो इनकी ये सोच रही होगी, ऐसा मैं ज्यूम कर रहा हूं, कि अगर संख्या कम रहेगी तो सेकंड प्रेफरेंस की वोट में बीजेपी को फायदा मिलेगा, बीजेपी 88 में जीत जाएगी। इन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि हमारा भी एक वोट कैंसिल हो जाएगा बीजेपी। हाँ, अगर अब आप आंकड़ा देखिए, 88 हो गया, 88 में से जो 4 वोट रिजेक्ट हुई है कांग्रेस की और 1 हुई है बीजेपी की, उसको माइनस कर दीजिए, 83 का हाउस हो गया। 83 को 3 लोग लड़ रहे हैं, डिवाइड कर दीजिए, तो 27.66 के आसपास वोट बैठती है, यानी 28 के नंबर पे आप जीत जाओगे। अगर बीजेपी का एक वोट वैलिड हो जाता, जो कि इनवैलिड हो गया, तो बीजेपी जीत गई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 5 विधायकों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बी के हरिप्रसाद दिखा के वोट दिए कि देखो हम बीजेपी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग कर दी। अब मैं ऐसा मानता हूं कि जो 4 लोग जिनकी वोट रिजेक्ट की गई है वो भी उतने ही दोषी हैं, लेकिन उनके नाम बाहर नहीं आएंगे कभी। जो क्रॉस वोटिंग के नाम हो तो बाहर आ गए। उसमें पहला नाम है शैली चौधरी का, और शैली चौधरी ने जब वोट डाली वो पहली वोट थी जो क्रॉस हुई थी। उसके बाद जो सिस्टम में बैठे हुए थे ना, वो हड़कंप मच गया कि ये कैसे हो सकता है, ये सब तो वहां थे हिमाचल प्रदेश में हमारे साथ, इनको तो हम ट्रेनिंग दे रहे थे कैसे वोट डालनी है, सेशन चल रहा था, आपको अपनी वोट खराब नहीं करनी है। लेकिन जब ऐसा हो कि आपके 5 विधायक, हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं हरियाणा के बीके हरिप्रसाद, उन्होंने अभी तक सिर्फ 4 नाम रिवील किए, 5वां नाम उन्होंने रोक दिया, उस पर हम बाद में आएंगे। तो शैली चौधरी जो रामकिशन गुर्जर की पत्नी है और नारायणगढ़ से विधायक हैं, रीनू बाला सढौरा से विधायक हैं, ये दोनों महिलाएं कुमारी शैलजा की बहुत नजदीकी हैं। ठीक। अब मोहम्मद इलियास, तो टिकट भी ये कुमारी शैलजा की थी? हाँ उन्हीं की थी, उन्हीं की डे 1 से उन्हीं की है। मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल, ये 2 नेता नजदीकी हैं हुड्डा साहब की। ठीक है, इनकी क्रॉस वोट हुई है। और 5वां जो नाम मेरे पास जानकारी वो जरनैल सिंह का है। जरनैल सिंह मुझे लगता है कि फतेहाबाद या रतिया में से कहीं से विधायक हैं, और वो भी मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा कोटे में ही आते हैं। 3-2, ठीक है। तो बीजेपी ने अपना काम अच्छे से किया, जैसे भी कांग्रेस किया। ने नहीं, बीजेपी ने पहले अपना होमवर्क अच्छे से किया कि इनके लोग तोड़े, 5 लोग क्रॉस वोटिंग के लिए तोड़ लिए और 4 वोट आपने वैसे तोड़ दी कि हम इनको रिजेक्ट कराएंगे। देखिए, जिन लोगों ने दिखा के वोट दिया है बीजेपी को, मैं उनको बहादुर मानता हूँ, वो दिलेर है, वो गद्दार नहीं है। ठीक। जिन्होंने दिखा के नहीं दिया, छुपा के आपने अपनी वोट खराब करी। अब आपको बताता हूँ एक बात की वोट खराब कैसे हुई, जब तक किसी को पता नहीं है। इस हरियाणा फेमस है, वो कभी शाही चेंज कर देता है, ठीक है, कभी वो हर बार अलग तरीके आते हैं वोट खराब करने, अतरंगे ख्याल आते हैं हरियाणवियों को। तो इस बार क्या किया इन्होंने, अब जब आप पार्टी की तरफ से आपको बिठाया गया है कि आप सबके वोट देखेंगे, आप पोलिंग एजेंट हो, हुड्डा साहब थे सबसे सीनियर आदमी, पहली बार ही बैठे वो, तो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की वो तो कर दी। अब जिनको अपनी वोट खराब करनी है वो कैसे करी गई? 3 वोट थी, ऐसे बताता हूँ कैसे की गई। 4 हुई ना खराब टोटल? नहीं, 3 कैसे हुई? 4 में से 3 बताता हूँ, एक तो मुझे पता है कैसे हुई, ये 3 कैसे हुई है ये सबसे महत्वपूर्ण है, अब तक किसी को पता ही नहीं कैसे हुई। वो आपने अपनी वोट दिखाई पोलिंग एजेंट को, सब कुछ ओके, इस हाथ पे पेन से बिंदी लगा दी। अच्छा, ठीक है, जैसे आप अंदर गए, आपको दिखा दिया वोट, ओके वोट है, आप गए, आपने ऊपर चिया चिपका दी और उसके निशान उस पे आ गए वोट पे, होगी रिजेक्ट। इस तरीके से स्मार्टली, और वो नाम कभी बाहर नहीं आएंगे जिनकी रिजेक्ट हुई है। एक चीज मुझे समझाइए, जब ये कहानी आप बता रहे हैं तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि भाई जब वोट रिजेक्ट हो जाए तब भी फायदा बीजेपी को हो रहा था, तो लोग सामने क्यों ही आ रहे थे? सारे लोग वोट रिजेक्ट करवा के ही फायदा पहुंचा देते। नहीं, वो तो आप देखिए, उसमें बहुत सारे लालच भी हैं।
पहला लालच है कि परिसीमन होने वाला है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को हम किस तरीके से बचाएंगे, कैसे रखेंगे, कैसे नहीं रखेंगे, एक तो वो वाला है। दूसरा 4 साल है हरियाणा के चुनाव में। तीसरा बीजेपी जो संसाधनों का इस्तेमाल करती है और जिस लेवल पे करती है उसको आप सोच भी नहीं सकते। मैं जहाँ तक मेरे पास जानकारी है शायद 15 से 20 करोड़ एक विधायक को दिया गया हो। हरिप्रसाद जी तो दावा भी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग है उनके पास। मुझे पता है वो किसने फोन किया, तो बताऊंगा बाद में। 15 से 20 करोड़ एक 15 से बंदे 20 को करोड़ तोड़ने एक के लिए विधायक को दिया गया। हाँ। अब सपोज करो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, अगले 4 साल में अगर उनको ये प्रॉमिस किया गया हो कि हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 200 करोड़ का विकास करेंगे, मुख्यमंत्री आपके काम भी करेंगे, तो अगर एक विधायक इन 4 सालों में 50 करोड़ रुपए कमा लेता है तो कोई खराब डील थोड़ी है। नहीं, मैं क्वेश्चन अलग था। मान लीजिए आपको तोड़ने के लिए बीजेपी आई, आप कांग्रेस के विधायक हैं, मान के चलते हैं, है ना। अब बीजेपी ने कहा कि भाई मुझे फायदा पहुंचाना है। आपने कहा कैसे कैसे हो सकता है, तो या तो क्रॉस वोटिंग कर दो या फिर तुम्हारा वोट रिजेक्ट हो जाए, कोई ऐसा खेल कर दो। नहीं, बहुत से लोग पार्टी में रहना चाहते हैं ना। अब सपोज करो कि अगर 9 क्रॉस वोट हो जाती, आपको 9 लोग बाहर निकालने पड़ जाते, तो आप 28 पे आगे 2 साल बाद जब चुनाव होगा आपके पास नंबर ही नहीं है। बात समझो, अगर कांग्रेस पार्टी 9 विधायकों को पार्टी से बाहर निकालती है तो आपका नंबर गिर जाएगा। आपको नंबर नहीं गिराना है। 2 साल बाद जब रिजल्ट चुनाव आएगा ना राज्यसभा का, उस पर तो आपको 32 विधायक चाहिए ना। तो 37 - 5 32, अगर -4 और कर दे तो 28 हो जाएगा। अब जब आप ये गणित बता रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग सवाल ये होता है कि भाई बीजेपी ने फिर कैंडिडेट्स जो हैं उनको अप्रोच किया ही नहीं होगा, क्योंकि पार्टी की चिंता कैंडिडेट को थोड़ी होती। पार्टी की चिंता तो पार्टी के मुखिया को होगी, बड़े नेताओं को होगी। तो क्या बड़े नेताओं ने ये सौदेबाजी की है? नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। मैन टू मैन मार्किंग हुई है या बड़े लेवल पे हुई है, इसका कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है और बिना प्रमाण हमें कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसा भी हुआ है वो साफ साफ हुआ है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, पैसे लिए गए हैं, क्रॉस वोटिंग हुई है और वोट रिजेक्ट भी हुई हैं। तो चीज़ों को ना, मतलब वो जानते हैं इस बात को कि भाई अगर हम सारे ही चले जाएंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वोट रिजेक्ट करवाई है कि वो भाजपा जाकर नहीं जीत सकते। अगर वो शिफ्ट करें, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वैसी होगी। अब देखो बीजेपी ने क्या किया। मुख्यमंत्री कहाँ गए? नैब सिंह सैनी गोकुल सेतिया के घर पे गए, सिरसा, ठीक है। फिर कुलदीप वत्स के यहाँ पे गए, ठीक है। यानी दिखा कुछ रहे थे और तोड़ किसी और को रहे थे। नहीं, ये हो सकता है ना जो रिजेक्ट हुई हो वोट वो गोकुल सेतिया की हो या कुलदीप वत्स की हो ना। अगर ऐसा होता तो कल गोकुल सेतिया और मंजू चौधरी धरने पे नहीं बैठते। अगर ऐसा होता तो कुलदीप वत्स स्टेटमेंट नहीं देते। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 5वां नाम बताओ और जिनकी वोट रिजेक्ट की उनका नाम भी बताओ, क्योंकि एक खेमा ऐसा है विद इन द कांग्रेस पार्टी, उन्होंने इन लोगों के नाम सोशल मीडिया पे चला दिए, ये गद्दार है। इसीलिए ये लोग धरने पे बैठ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भाई हम नहीं है और हाईकमांड को वो सारे नाम सामने लाने चाहिए। इसलिए खेल हो रहा है। तो ये इंटरनल फाइट भी है। तो मैं जो बात कह रहा था कि नैब सिंह सैनी गए जिनके घर पे ना, वो तो दिखाने के लिए किया, अंदर अंदर खेल कहीं और ही चल रहा था। क्रॉस वोटिंग कहीं और से कराई, दिखाया किसी और को, मतलब एक फॉल्स फायरिंग कर दी। तो उसकी तरफ आप चौकन्ने हो जाएं। इधर उनको पता था लूटमार कहाँ करनी है। सिस्टमैटिकली किया गया पूरा, और पहली बार थोड़ी किया गया। लास्ट इलेक्शन अजय माकन, राइट, ठीक है, उससे पहले आर के आनंद हारे थे। हालांकि वो एनएलडी के कैंडिडेट थे, उसको कभी भी कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं कर सकती थी, लेकिन फाइनली आपने पेन चेंज किया, शाही चेंज हुई और सारा खेल आपके सामने था जी। आर के आनंद बहुत क्लोज थे अहमद पटेल के, ठीक है। एनएलडी का वो कैंडिडेट उनको उम्मीदवार बनाया गया था। तो कांग्रेस पार्टी सैद्धांतिक रूप से समर्थन नहीं कर सकती थी, क्योंकि कांग्रेस और एनएलडी आमने सामने हरियाणा में राजनीति करते हैं। ये पिछले बार की जो बात, हाँ, नहीं, ये पिछली बार की बात नहीं है, पिछली से पिछली बार, पिछले से जी, लगभग 2018 की बात होगी। उसके बाद फिर 19 में हारने के बाद दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा गए थे, ठीक है। वो उसमें कोई चुनाव नहीं हुआ था, 31 नंबर था और दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा चले गए थे। उसी 31 में अजय माकन हार गए, कुलदीप बिश्नोई ने वोट नहीं दी, वो उधर चले गए थे क्योंकि उनको कोई एडजस्ट नहीं किया पार्टी ने। और कहते हैं कि किरण चौधरी ने वो जो वोट है वो बीजेपी को दे दी थी, और इसीलिए आज उनकी जो बेटी है वो कैबिनेट मिनिस्टर है बीजेपी सरकार में, और किरण चौधरी को 2 साल के लिए राज्यसभा दी गई। अब उनका कार्यकाल वो पूरा हो गया और उनको एडजस्ट नहीं किया गया उसके बाद, क्योंकि बेटी कैबिनेट मिनिस्टर है।
हाँ, तो तो परिवार में एक व्यक्ति हरियाणा रहेगा। हर बार की तरह इस बार भी उसने किसी को निराश नहीं किया। राज्यसभा चुनाव में जितना कांग्रेस कर सकती थी उससे ज्यादा किया, 9 वोट अपने खराब किए, जी। ठीक है। और फाइनली 0.3 से के आसपास से वो बोध साहब जो हैं वो जीते हैं। फाइनली के राजू का मैनेजमेंट काम आया जो कि कहीं नजर नहीं आया उसके तो बाद। के राजू इस पूरे मैनेजमेंट में, मतलब इस पूरे खेल में के राजू कहाँ थे? कहीं भी नहीं। उनको कौन जानता है? उनके कारण कोई वोट मिल जाएगी? वो तो सिर्फ ऊपर बैठ के गोटियां बिछाते हैं कि कैसे जो स्थापित दलित नेता हैं उनको निपटाओ, उनको राजनीतिक रूप से मारो, और जो उनके चेले चपाटे बन के रह सकते हैं उनको लेके आओ, जैसे मैंने आपके लास्ट शो में भी कहा था। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ये तो उनका स्टाइल है ना। उदय भान हो, अशोक तंवर हो, जो भी, मतलब मैंने लास्ट, क्योंकि मैं बात दोहराना नहीं चाहता, हमने लास्ट टाइम बताया था आपको। तो के राजू और जब चुनाव जिताने की बात है थोड़ी नजर आएंगे। वो तो बस अपनी गोटी उन्होंने फेंक दी। अब जो होता जाए। समझे, हरियाणा वाले समझे, हुड्डा साहब समझे, क्योंकि वो लेकिन एक CLP बात के नेता बताइए, हैं। एक चीज समझाइए, मुझे लगता है दर्शक भी समझना चाहेंगे कि राजू जब अपना कैंडिडेट थ्रो करते हैं तो भाई ऑब्जेक्टिव तो यही होगा ना कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मेरे लोग बढ़ेंगे सदन के अंदर, और तो मैं थोड़ा ज्यादा मजबूत हो पाऊंगा। करमवीर बौद्ध के मेरा मतलब क्या? के राजू ने कैंडिडेट दिया। नहीं, मेरा तो मतलब के राजू मजबूत होंगे, राहुल गांधी मजबूत होंगे। के राजू मजबूत होंगे। क्या है वो पार्टी में, और उनको मजबूती क्यों चाहिए पार्टी के अंदर? भाई ताकि अपने डिसीजन और ज्यादा मनवा पाए। भाई वो एक राज्य के प्रभारी हैं, ऐसे बहुत सारे प्रभारी हैं, ठीक है। वो दलित पॉलिटिक्स करते हैं, एस्टैब्लिश लोगों की नहीं करते, कमजोर लोगों की करते हैं। तो अगर आपको अपने नेता के, अपनी पार्टी के हाथ मजबूत करने चाहिए, जो बाकी जैसे बीजेपी में होता है, वहां हर व्यक्ति इसलिए काम करता है ताकि नरेंद्र मोदी, बीजेपी और अमित शाह के हाथ मजबूत कर सके। आप कौन हो और क्यों चाहिए आपको अपने लोग की, ताकि आप लोगों को डिस्टेबलाइज करने के लिए चाहिए क्या? आप तो संसद में हो नहीं, ना आप विधानसभा में हो। चुनाव लड़े थे, पूछना कितनी वोट आई थी, लग जाएगा पता। तो ब्यूरोक्रेसी एक अलग चीज है, राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन आप पार्टी के स्थापित जो जिन दलित नेताओं ने पार्टी के लिए खून पसीना दिया है पिछले 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, आपको एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला वैसा। आपने एक बंदा इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, वहां, क्योंकि उसमें भी कुछ अफसर इन्वॉल्व थे हरियाणा के दलित अफसर, वो छोड़ दो, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पिछले 40 साल का कोई एक दलित नेता नहीं मिला पूरे देश से आपको, या हरियाणा से या आसपास के कई इलाकों से, जिसको आप राज्यसभा भेज सको? एक दलित नेता स्थापित हरियाणा के रही कुमारी शैलजा। आपने जो नाम गिनवाए 5 क्रॉस जो वोट हुआ है उनमें से 2 कैंडिडेट्स कुमारी शैलजा की थी, मतलब वो उनकी करीबी थी। तो कुमारी शैलजा अपने विधायकों को रोक नहीं पा रही हैं, ये तो उनकी पकड़ है। तो ऐसे नेता पर क्यों दाव खेला जाए? एस्टेब्लिश लोगों पे अगर आपको भरोसा नहीं है, मान लीजिए, तो आप नहीं खेलेंगे दाव, ये भी तो हो भाई सकता है। नहीं, बात समझे नहीं आप। मैंने क्या कहा, बीजेपी जिस हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करती है आज की डेट में, जैसे वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, जैसे वो वोट खरीद रही है, चाहे वो उड़ीसा में खरीदे हो, चाहे वो बिहार में एब्सटेन कराया हो, या हरियाणा में 9 वोट खराब कराई हो, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि नहीं, जितने विधायक भूपेंद्र हुड्डा के पास है, जितने विधायक अशोक गहलोत के पास है, जितने विधायक सचिन पायलट के पास है, वो सब उन्हीं की बात मानेंगे? ऐसे नहीं राजनीति होती। और दूसरा क्या, हरियाणा में या पूरे देश में ही परिसीमन होना है। आदमी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से देखता है कि मुझे कैसे रहना है, और संसाधन उनके आगे तो विचारधारा आ रही है। आप देखो, हरियाणा में 2 मुसलमान विधायकों ने वोट दे दिया बीजेपी को। उड़ीसा में 1 महिला ने दे दिया, वो भी मुस्लिम है। कहाँ गई विचारधारा, बताओ? संसाधन महत्वपूर्ण है विचारधारा का। मैं जो सवाल पूछना चाह रहा था आपसे, और के राजू या कोई भी व्यक्ति जब अपना कैंडिडेट उतारता है तो उसके जीतने या हारने से कुछ असर तो होता होगा ना। तो वो जो ऑब्जेक्टिव जो आपने मुझसे पूछा था कि कौन मजबूत होगा, के राजू जब कैंडिडेट उतारते हैं तो किस लक्ष्य से उतारते हैं, अब ये आप बताइए। मैंने कहा ना कि कमजोर लोगों को लेके आते हैं, क्यों? ये मैसेज देने के लिए कि देखो मैं कितना पावरफुल व्यक्ति हूँ पार्टी के अंदर, और मेरी चलती है, जो ये बड़े नेता है मैं इनको काट सकता हूँ किसी भी वक्त, और ताकि और लोगों में ये मन में इच्छा पैदा हो कि नहीं, जो के राजू है ना वो हमारा नेता है, हम उसके पास जाएंगे। वो उन लोगों को उम्मीद दे रहे हैं। तो करमवीर बौद्ध के जीतने से के राजू के इस करमवीर वो तो बीजेपी की मदद कारण जीत गया है, नैतिक रूप से कांग्रेस पार्टी की हार है।
28 वोटों पे खड़े हो आप 37 में से, क्योंकि किस चीज की बात कर रहे हो भाई? ये तो 27.67 ही थे ना, जीत गया इसलिए। वो तो बीजेपी का मिसमैनेजमेंट हुआ है, उनकी एक वोट खराब हुई और उन्होंने जो गणित बिठाया था इनेलो वाला वो खराब हुआ। अगर उनकी एक वोट खराब नहीं होती क्या होता बताओ मुझे आप? आपकी 9 वोट खराब हुई हैं, 5 ने तो साफ साफ कह दिया हम बागी हो गए, हम भाजपा को वोट देंगे। लेकिन मैं उनके ईमानदार मानता हूं जिन्होंने कहा भाजपा कम से कम दिखा के तो दी। असली गुनहगार तो वो जिन्होंने दिखाई नहीं, जो छिपा गए। अच्छा, ये 4 नामों के बारे में कोई आइडिया? नहीं, कोई आइडिया नहीं, और लगेगा भी नहीं कभी। अच्छा, किसको पता होगा अभी इन 4 नामों के बारे में? जो वोट रिजेक्ट होती है ना, उसमें आप पता लगा ही नहीं सकते कि किसकी है। अच्छा, जो उसका तरीका है पता लगाने का, उसमें पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ज्यादातर लोग सेफ गेम खेलते हैं, क्रॉस वोट करना और वोट रिजेक्ट कराना। मुझे एक बात की मतलब शंका हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हरियाणा की कुछ सीटों पे बाई इलेक्शन हो जाए। अच्छा, आप देखो जब हिमाचल में क्रॉस वोटिंग हुई थी तब भी 6 विधायक तोड़े गए थे, और तब भी हरियाणा के ही बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने पैसे का खेल रचा था पूरा जी। ठीक है, और अभी भी उन्हीं का नाम आ रहा है वापस। तो तब भी बाई इलेक्शन हुआ था और अब भी क्रॉस वोटिंग हो गई है। हालांकि वो विधायक रहेंगे अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें एक्सपेल भी कर देती है, लेकिन 4 साल पड़े हैं। अब मुझे ये देखना है कि क्या रोहतक पार्लियामेंट का कोई विधायक टूटता है इस पूरे खेल में। जो गढ़ है हुड्डा का, हाँ वो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो दीपेंद्र की पार्लियामेंट है और उसमें एक आदमी है जो थोड़ा सा, कौन है एक आदमी जो थोड़ा सा, आदमी तो विधायक है। हाँ विधायक, हाँ तो विधायक का नाम बताइए, जनता को पता है। ठीक है, हरियाणा की रोहतक की जनता को पता हो सकता है, देश दुनिया के लोग अपने को देखते हैं। उनका इंटरेस्ट नहीं है, वहीं का इंटरेस्ट है बस। टालने के लिए कोई एक बहाना मिल जाए चला देंगे। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, 4 जो रिजेक्ट हुए कांग्रेस के वोट, ये तो हुए, बीजेपी ने मैनेज कर लिया होगा। एक वोट जो बीजेपी का खराब हुआ, उसके पीछे क्या लगता है आपको? उसके पीछे अमित शाह का चाबुक चलेगा, मानेंगे नहीं। तो वो सच में गलती हो गई होगी। वहां क्या है ना, मतलब वहां क्या है ना, वहां जवाबदेही है। बीजेपी में कोई भी चीज, हर आदमी हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिसको जो काम दिया गया है ना, आपको वो काम करना है और बताना है कि मैंने पार्टी के लिए ये काम कर दिया, और जिसने नहीं किया है उसका फिर वहां वो लोग हिसाब लेते हैं, भाई क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहा, क्या गलती हुई, जानबूझ के तो नहीं किया गया। वहां तो पूरी रिपोर्ट बनेगी और फिर आखिर में अमित शाह का अंटर चलेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये इलेक्शन नायब सिंह सैनी का नहीं था, खट्टर साहब का था। लेकिन हमने ही डिस्कस किया था सर कि जो सुपर सीएम की भूमिका में मनोहर लाल खट्टर हैं, उनके पर कतरे जा रहे हैं, तो पर दोबारा टाइम लगता है ना। एक 9 साल 9.5 साल आदमी मुख्यमंत्री रहा है, तुम ऐसा थोड़ी कि एक दिन में काट के तरफ कर दोगे। भूपेंद्र हुड्डा जी पावरफुल है ना हरियाणा कांग्रेस में, अशोक गहलोत तो आज भी है ना। हुड्डा साहब लास्ट 2014 में मुख्यमंत्री थे, राइट। अभी क्या चल रहा है 26। आज भी कौन है नेता प्रतिपक्ष? भूपेंद्र हुड्डा। बड़े नेता इतनी आसानी से आप इनको खत्म नहीं कर सकते, उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन के बैठते हैं, उसके बाद आप कहाँ क्या कौन कौन सा पौधा लगाया आपने, ठीक बात है, ठीक है, वो तो आप ही जानते हो ना। और स्वीकार्यता भी दिखती है ना, मतलब बीजेपी का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीजेपी, देखो मनोहर लाल मोदी के नजदीकी थे, ठीक है, पहली बार विधायक बने और पहली बार अपने को मुख्यमंत्री बना दिया। जब इनको लगा कि 24 के चुनाव से पहले कि ये इनके नाम की एंटी इनकम्बेंसी होगी स्टेट में, तो उन्होंने धीरे से हटा के उनको केंद्र में ले आए और नायब सिंह सैनी को बना दिया। आज नायब सिंह सैनी एक अपने आप को उन्होंने एक ओबीसी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया और उसमें वो ठीक चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। जिस दिन लगेगा कि इनकी एंटी इनकम्बेंसी होगी है, उनको भी रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो पावरफुल आज की डेट में, वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, उनको ऐसा भी लगता होगा काम हमें करना है, चेहरा हमें जो दिखाना है वो दिखा देते हैं। चेहरा तो मोदी का है ना। नहीं मतलब चेहरा जिसे बिठाना है पे, वो बिठा लेते हैं। चेहरा वैसे तो इलेक्टोरली हमारा ही है, काम मैं हमेशा कहता हूँ, आपको मैं रिपीट कर देता हूँ, इंदिरा गांधी मॉडल है जी। वो भी ऐसे चूज करके सीएम बनाती थी, आखिरी पंक्ति में बैठा होता है उसको उठाओ बनाओ सीएम। लेकिन मैंने उस दौर में एक चीज देखी कि भाई पहली बार विधायक बने वही सीएम बन गए हो। कांग्रेस पार्टी में इस बात को बड़ा विचार किया जाता है कि नहीं तो सेकंड टाइम तो नहीं पॉसिबल है, थर्ड टाइम नहीं पॉसिबल है, 4 टाइम का विधायक सोचेंगे देखेंगे। लेकिन ये जो मॉडल मोदी जी का है, इसमें इन्होंने क्या किया कि एक एक करके
जितने विधायक बनाए हैं वो सब वो है जो इनके पूरे कंट्रोल में है। जो फर्स्ट टाइम के विधायक हैं, भजनलाल शर्मा जी हैं, खट्टर साहब थे, ठीक है, नैब सिंह सैनी विधायक रह चुके थे, सांसद भी थे, ठीक है, लेकिन जहाँ ये चूज करते हैं, आप देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, उड़ीसा देख लो, राजस्थान देख लो, हरियाणा देख लो, इनके तीन सीएम अगर मैं छोड़ दूं, हेमंत बिस्वा शर्मा, देवेंद्र फडणवीस और योगी जी, बाकी सब तो इनके पूरे कंट्रोल में है। मतलब कंट्रोल से बाहर लगते हैं। मतलब उस आदमी का फिर भी अपना एक वजूद है, अपना एक स्टाइल है काम करने का, जो वो चाहता है वो कर लेता है। अच्छा, योगी जी तो करते ही हैं, खैर उसमें कोई दुराई है ही नहीं। देवेंद्र फडणवीस देख लो आप, कैसे आपने उन पर दबाव डाला और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया उनको शिंदे साहब के नीचे, वो फिर लौट के आए ट्रम्प की तरह। जैसे ट्रम्प के व्हाइट हाउस में लोग घुस गए थे जब उनको हटाया गया था, और 4 साल बाद फिर वो लौट के आए। फिनिक्स। तो राजनीति में कब किसकी कुंडली चल जाए कोई नहीं जानता। ठीक है, उत्तर प्रदेश की आपने बात कर ली, तो एक सवाल हम उत्तर प्रदेश से जरूर लेंगे। एक सवाल अब हुड्डा साहब के नजरिए से पूछते हैं। हुड्डा साहब की तस्वीरें आई सोशल मीडिया पे, वायरल हुआ कि देखो भाई जिता ले गए हुड्डा अपने कैंडिडेट को। आपने कहा कि जवाबदेही नहीं होती कांग्रेस में। अगर जवाबदेह ठहराया जाए किसी को तो कौन होगा इस जीत का जिम्मेदार, मतलब इतनी तड़पती हुई जीत का? दूसरी बात, हुड्डा साहब को विक्टोरियस पेंट करना जायज है क्या अभी? नहीं, क्योंकि कैंडिडेट जीत गया है, और राजनीति में शाम दाम दंड भेद अपना के जीत मैटर करती है। ये बात तो मैं मानता हूँ। चुनाव में आखिरकार क्या मैटर करता है, वो करती है जीत। आप जीते कैसे वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये बात सही है कि हुड्डा साहब क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी ये जिम्मेदारी थी और वो पोलिंग एजेंट भी बने थे, तो क्रेडिट उनको जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उनको इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा कि कैसे 25% विधायक आपके वो पार्टी से दूर चले गए, कैसे नो वोट खराब हो गई। अगर जीत का श्रेय उनका है तो विफलताएं भी उनकी है, ना बीके प्रसाद की है, ना राव नरेंद्र की है, किसी का स्टेक ही नहीं है। सारा स्टेक भूपेंद्र हुड्डा का है। कोई लेगा जवाबदेही या हुड्डा परिवार का है। कांग्रेस में है ही नहीं, कल्चर ही नहीं, न राहुल गांधी की है, न बाकी नेताओं की है। कोई यहाँ जवाबदेही है ही नहीं, कहीं आसपास ही नहीं है। 1 साल से तो मैं आपके शो में बोल रहा हूँ, आज तक कुछ तय नहीं हुआ। और मैं उदाहरण देके बोलता हूँ, मैं ऐसे हवा में नहीं बोलता हूँ। कितने चुनाव आप हार चुके हो, क्या क्या पार्टी में होता है। अभी आपने कहा कि उड़ीसा में 3 वोट ने क्रॉस वोटिंग कर दी विधायकों ने जी। 3 विधायक बिहार में क्यों नहीं पहुंचे, प्रभारी कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ठीक है जी। क्यों आपने मैनेजमेंट नहीं किया। प्रबंधन के नाम पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल सीट्स में से सिर्फ 1 सीट आप जीते हो, हरियाणा की सीट, वो भी भाजपा की गलती जीते मेरे हिसाब से। कहाँ है मैनेजमेंट? जवाबदेही कोई है नहीं, इसलिए आप बच जाएंगे। है ही नहीं, खत्म है नहीं, इसलिए आप बच जाएंगे, अपने आप को कुछ भी घोषित करते नहीं, बच नहीं जाएंगे। मैंने कहा देखो जीत उनकी है क्योंकि रिजल्ट जीत, आप जीते हो, लेकिन साथ साथ आपकी जो 9 विधायक 9 वोट आपकी खराब हुई हैं, वो जवाबदेही भी आप। मतलब देखिए, इसको ऐसे भी देखा जाए ना कि भाई जो निर्धारण करने वाले लोग हैं, डिसाइसिव लोग हैं, उनको पता है कि ये जीत कैसी जीत है और आगे के लिए हमारे पास क्या मैसेज है। ये जनता के लिए जीत है। हाँ, और जो लोग जानते हैं राजनीति के बारे में, समझते हैं जो कि हुआ क्या है, वो उनको पता है क्या हुआ है। एग्जैक्टली लेकिन आप बचे रह जाएंगे उन लोगों के फैसले से भी, क्योंकि जवाबदेही का कोई कल्चर है नहीं। अच्छा, बीके हरिप्रसाद साहब जो कह रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है बीजेपी के उन लोगों की जिन्होंने पैसा ऑफर किया, क्या कर लेंगे उस रिकॉर्डिंग का? अभी अब वो कुछ भी नहीं कर लेंगे। उनके पास तो रिकॉर्डिंग हिमाचल में भी थी, जब हिमाचल में अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव लड़ने गए थे और वहां पे क्रॉस वोटिंग हो गई थी, तो तब क्या रिकॉर्डिंग नहीं थी? सेम लोग इन्वॉल्व थे जो हरियाणा में थे और सेम हिमाचल में। अब इसके पीछे कहानी सुनाता हूँ। हिमाचल में इनको ले जाया गया, शायद कसौली नहीं, ऊपर थे, चहल थे। जब वहां से वापस आ रहे थे चहल से, तो जिस व्यक्ति की बात बीके हरिप्रसाद ने की है, उन्होंने एक विधायक को फोन किया और उन्होंने ऑफर दिया, और उसके बाद उस बस में मतलब बिल्कुल हंगामा हो गया और सारे विधायकों के फोन ले लिए गए। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो वो है, रिकॉर्ड तो कर लिया आपने, सारे विधायकों के फोन लेके और उनको जब्त कर लिया। अब उसके बावजूद क्या हुआ, फिर 5 क्रॉस वोट हो गया। मतलब आपने अगर विधायकों को एक बाड़े में बंद कर दिया है, क्या इससे आप क्रॉस वोटिंग या हॉट स्टेडिंग रोक सकते हो?
नहीं पॉसिबल है। वो आपके घर जाके बात कर लेंगे, अपने घर तो बात करोगे ना आप। ठीक बात है। और आप क्या क्या इसकी सारी पटकथा अभी लिखी गई इस पिछले 15 डेज में? नहीं, वो तो पहले ही तय हो जाता है सब चीजें। बहुत ही बेवफा, वो बेवफा होने से पहले था। हाँ, इसके पीछे तो महीनों की प्लानिंग होती है और बीजेपी करती भी है। तो उन्होंने पहले तय कर लिया होगा किसको क्या देना है, कैसे करना है, किसको कॉन्फ्रेंसी में हेल्प करनी है, किसको केस में हेल्प करनी है, किसको पैसे देने हैं, किसकी सीट बचा के रखनी है, कहाँ बाई इलेक्शन कराना है। उन्होंने तय कर रखा है सब। किसको डराना है, किसको सहलाना है, किसको धमकाना है उनको। तो ऐसे में जब हम सब ये बात जानते हैं और ओपन सीक्रेट है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा संसाधन है। हाँ, ऑन रिकॉर्ड है, ये तो ऑन रिकॉर्ड 10,000 करोड़ है। हाँ, ठीक बात। ये तो व्हाइट के हैं। ये तो जो ऑन रिकॉर्ड है तो ऑब्वियसली व्हाइट का होगा। और राजनीति तो कांग्रेस के पास 188 करोड़ है जी। और राजनीति तो बहुत ब्लैक खेल है। और राहुल गांधी ने कहा काशीराम जी के कार्यक्रम में लखनऊ में कि अच्छा है कि हम लोग गरीब पार्टी हैं और हम गरीब पार्टी रहना चाहते हैं कि जब हमारे खाते सीज कर दिए गए थे ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन, ज्यादा बढ़िया परफॉर्म तो हमने अच्छा परफॉर्म किया। दरअसल मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब डॉक्टर रॉय का एनडीटीवी हुआ करता था, मैं एक बात कहता था और कि कांग्रेस पार्टी एनडीटीवी मिक्स मानता है, व्यक्ति अमीर है, पार्टी गरीब है। ऐसे ही एनडीटीवी एज ए कंपनी, मैं उसको भी एज ए कंपनी दे रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी भी एज ए कंपनी गरीब है, व्यक्ति अमीर है। कोई चर्चा हो रही थी, उसने बताया अभी कि बीजेपी के दफ्तरों को देखो आलीशान। उन्होंने कहा यार कांग्रेस के पास पैसे नहीं है। नहीं, उनके नेताओं के घर देख लो। मैं कल नहीं, पिछले हफ्ते में गुजर रहा था पानीपत से, तो मैंने देखा कि शहर के बीचों बीच लेफ्ट हैंड पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि ये जिला कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है। उसको देख के शर्मा जाए आदमी कि ये कैसा दफ्तर है। सिर्फ बोर्ड से पता लग रहा है कि ये दफ्तर है, बाकी कुछ नहीं और कुछ नहीं। कौन से जिले की घटना है ये? पानीपत की। अच्छा, मेरे अपने आपके गृह जिले की। चलो भाई, कांग्रेसियों चंदा करके पानीपत में जो है जिला कांग्रेस का दफ्तर, सारे ही ऐसे, कहाँ करोगे? कहाँ करोगे? सारे ही ऐसे हैं। कहीं भी बिहार में तो लोग खा गए बेच के कांग्रेस पार्टी के ऑफिस को, तुरंत बिहार पे आ जाते हैं। अरे वैसे गरीब देश है, गरीब राज्य है वैसे ही। तो खा क्यों रहे हो? किराया खा लो। किराया नहीं खाया, पूरे बेच के खा गए। और वो सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं कोर्ट में। हाँ। अच्छा, एक चीज बता दीजिए फिर, आप जब बिहार पे आए हैं तो हम आपको जो है फोर्सिबली एक तीर मारते हैं। आपका राज्य तो समृद्ध माना जाता है, हरियाणा। समृद्ध तो है ही ना भाई, लैंड बहुत बड़े बड़े हैं, किसान जो है वो इसमें समृद्ध हैं और लोगों में एक चौधरी समझ गए। अब जो समृद्ध राज्य के नुमाइंदे जो हैं वो 15-20 करोड़ में अपना वोट काहे बेच देते हैं। और आपने कहा है कि प्रचलन रहा है, परंपरा रही हरियाणा में। एक तो हमारा राज्य आया राम गया राम की राजनीति के लिए जाना जाता है, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हें ये क्यों लगता है कि अमीर आदमी को और पैसा नहीं चाहिए? अंबानी साहब लक्ष्मी की पूजा नहीं करते क्या? अडानी साहब अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर रहे क्या? इनके पास कमी है, फिर भी दिवाली पे कई दिन पूजा करते हैं लक्ष्मी की अंबानी जी। तो इनका क्या दोष विचार होगा विधायकों का? हाँ, ये तो 15 करोड़ 20 करोड़ ही ले रहे हैं। हाँ, 3-4 साल में 50 करोड़ ले लें तो क्या हो जाएगा? छोटी सी राशि है तो आपके लिए बड़ी हो सकती है। भाई मैंने जो जवाब दिया आपको, नहीं बात ठीक है। जिसके पास जितना पैसा है उसको उतना ही ज्यादा और चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए। तुम सोचते हो अपने, मेरे हिसाब से ऐसे में सोचा करो। उससे बाहर निकलो। फराज साहब एक शेर कहते हैं, बड़ा अच्छा शेर सुना। तो आप कहानी सुनाएंगे, मैं शेर सुनाऊंगा प्लीज। कि कोई हदूद नहीं इंसान की ख्वाहिश का है फराज, 2 गज जमीन चाहिए 2 गज कफन के बाद। तो ख्वाहिशों का तो कोई अंत है नहीं। पता है ये बातें कब अच्छी लगती हैं? जब हम किसी की डेथ पे शमशान घाट में जाते हैं ना, और जब वो पूरी प्रक्रिया चल रही होती है, तो आदमी सोचता है कि यार क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। 15 मिनट के लिए सोचता है आदमी। जब शमशान से बाहर आता है ना, उसके अंदर फिर वो शैतान जाग जाते हैं। राइट, ठीक है। ये वैसा ही है जो आपने कहा कि 2 गज जमीन और दो गज का नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इंसान की ख्वाहिश मरने के बाद भी कहाँ खत्म हो रही है? जमीन कफन मिल गया, उसके बाद जमीन भी चाहिए। तो ख्वाहिशों का तो कोई अंत है ही नहीं, चाहे आप कितने भी समृद्ध हो। जिनको जमीन चाहिए उनकी बात मत करो। बात कहीं और चली जाएगी। अच्छा चलिए, जिनको जमीन चाहिए उन्हीं की बात करते हैं। ये नैतिकता वैतिकता से जोड़कर राजेश रावल जी ने एक ट्वीट किया है। मुसलमान विधायक जो हैं वो अगर क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं तो आप नैतिकता से काहे जोड़ रहे हैं? संसाधनों के आगे नैतिकता हार रही है।
जैसे मैंने कहा कि भाई अगर हिंदू विधायकों को पैसे की जरूरत है तो उतनी ही जरूरत मुसलमानों को भी तो है, ये तो कहा मैंने। नैतिकता कहीं नहीं बची है अब, ना राजनीति में है ना आपके हमारे बिजनेस में, ठीक है। तो खाली इनको क्यों दोष देना। तो अगर जरनैल सिंह को या शैली चौधरी को, रेणु बाला को संसाधनों की आवश्यकता है तो सोफिया कुरैशी को क्यों नहीं है, मोहम्मद इलियास को क्यों नहीं है, इम्तियाज को क्यों नहीं है, बराबर है। देखिए आप भले ही हिंदू मुस्लिम में आप पोलराइजेशन कर लीजिए, लेकिन जब जरूरतों की बात आएगी तो सबकी बराबर है। तो इसलिए इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि भाजपा ने भी नहीं किया होगा, उन्होंने भी बराबर दिया होगा। वो गिनते हैं सर, गिनते हैं कौन सा सर हमारे पाले में आ जाएगा, क्या कीमत देनी पड़ेगी वो हम देख लेते हैं, वो कर लिया जाएगा। ऐसा ही चल रहा है सब कुछ। मैंने कहा तो। और संसाधन संपन्न जो हैं सर, ऐसे तो जीतते ही रहेंगे या कोई और रास्ता भी आपको दिखता है? कैसे लड़ेगी और पार्टी? देखिए हम ये सोचते थे 2024 में भी कि 400 सीटें आएंगी, लेकिन जनता ने 240 सीट दी। राम मंदिर बनने के बाद 240 दी, ठीक है। मोदी जैसा चेहरा होने के बाद 240 दी। अमित शाह जैसा मैनेजमेंट का बंदा होने के बावजूद 240 दी। योगी जैसे कद्दावर नेता हिंदुत्व के फेस होने के बाद 240 दी। उत्तर प्रदेश में आपको लगभग 50% से ज़्यादा का नुकसान कर दिया, ठीक है। तो जनता जो इस देश की है ना, उसको कोई समझ नहीं सकता, वो कब क्या फैसला करेगी कोई नहीं जानता। कोई जानता नहीं है, कोई समझ नहीं सकता, लेकिन अपने अपने हिसाब से लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राहुल गांधी की बात मैं कर रहा हूँ। अब राहुल गांधी जिस तरीके से वो समझ सक रहे हो जनता को, या जिस तरीके से वो समझाना चाह रहे हो जनता को, कांशीराम के साथ राहुल गांधी की जो नजदीकी, कांशीराम को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है विचारधारा के साथ, ऑब्वियसली उसे आप कैसे देख रहे हैं? वो कुछ समझ के ये बात कर रहे हैं या कुछ समझाने के लिए ये बात कर रहे हैं? नहीं, समझ के कर रहे हैं, समझाने के लिए कर रहे हैं, दोनों चीजें हैं। हाँ, ओबीसी आउटरीच की बात कर रहे थे, वो कास्ट सेंसस की बात करते थे कि भाई हम एक्सरे करेंगे, जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, और उसका इनको फायदा मिला 2014 के लोकसभा चुनाव में, 24 के, माफ कीजिएगा, 24 के लोकसभा चुनाव में काफी फायदा मिला। उस वक्त इनको दो बड़े फायदे हुए। जो सबसे बड़ा फायदा था वो था संविधान के मुद्दे से, जहां आपको दलित वोट बैंक आया और मायावती को उन्होंने छोड़ दिया। उनको लगा कि मायावती बीजेपी के साथ साठगांठ उनकी बन गई है, और लोगों ने संविधान के मुद्दे पे विपक्षी पार्टियों को, इंडिया अलायंस को वोट दिया। अब जब से सरकार ने इस बात की घोषणा की कि वो जाति जनगणना कराएंगे, तब से राहुल गांधी थोड़ा सा इससे पीछे हट गए। बल्कि मैं उल्टा कहूंगा कि जो इनके रणनीतिकार हैं, जिसको मैं जय जगत कहता हूँ, उन्होंने इस बात को लेकर उनको ये कहा कि हमें समूचे ओबीसी की बात नहीं करनी चाहिए, ये बिहार चुनाव से पहले की बात है। उन्होंने कहा कि आप लाइनलेस ओबीसी की बात करिए, आप ईबीसी की बात करिए। ये उन्होंने बिहार में एक्सपेरिमेंट किया था। नहीं, बिहार में ईबीसी वोट नीतीश कुमार का, सबको पता था, और ओबीसी जो है वो लालू के साथ है जी, तो वहां फेल हो गया। ओबीसी में गैर यादव ओबीसी कहाँ लालू के पास है? नहीं, मेन चंक तो है ना, लेकिन ओबीसी इनके पास तो नहीं आया ना। लेकिन आपने उसकी बात भी नहीं करी, आपने सिर्फ ईबीसी की बात करी बिहार में। अब मैं देख रहा हूं कि उस तब से लेकर अब तक, बिहार चुनाव के बाद से लेकर अब तक, राहुल गांधी के मुंह से मैंने एक बार भी ओबीसी की बात नहीं सुनी। ना ओबीसी की, ना लैंडलेस ओबीसी की, ना ईबीसी की, कोई बात नहीं हुई। अब वो दलित आउटरीच पे आ गए हैं। उसमें शुरुआत होती है काशीराम से, और इसके तार जुड़े हुए हैं हरियाणा और पंजाब से, दोनों राज्यों से। इसका सबसे पहला कारण इनको लगता है कि जो इन्होंने करमबीर बोध जी को टिकट दिया, इनको लगता है कि ये जो जाटव वोट बैंक है, ये मायावती का वोट बैंक है, और ये हम काशीराम की बात कर ही रहे हैं और इसका हमें फायदा मिलेगा। और यही बात के राजू ने और उनके रणनीतिकारों ने राहुल गांधी को समझाई, और इसी तरीके से करमबीर बोध का जो उम्मीदवारी थी वो कैंडिडेट तैयार हुआ। ठीक है, लॉजिक दे के चीजें होती हैं जब उस लेवल पे होती हैं। काशीराम जी पंजाब से आते हैं। पंजाब में अगले साल चुनाव है, हाईएस्ट आबादी है दलितों की, लेकिन वहां क्या है, वहां दलित बहुत बटा हुआ है डेरों में जी। मजहबी सिख है, रविदासिया सिख है जी, ठीक है, अलग अलग है, चन्नी साहब की जाति अलग है, ऐसे मतलब बहुत पटा हुआ है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी पंजाब गए थे जी, और एक बड़े गुरु हैं वो रविदासिया हैं। अच्छा, ठीक है। तो इनको लगता है कि इसका फायदा हमें पंजाब में भी मिलेगा, काशीराम के बारे में, काशीराम जी के बारे में, क्योंकि काशीराम जी पंजाब से ही आते हैं जी।
अब आ जाओ यूपी पे। यूपी में इनको ये लगता है कि मायावती का वोट जो है वो शिफ्ट हो सकता है, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक ट्रेडिशनल वोट दलित रहा है तो वो हमारे पास आ सकता है। दूसरा, उनको लगता है कि जिस तरीके से हाल में डीएमके ने और लालू जी ने ट्रीट किया कांग्रेस पार्टी को इन टर्म्स ऑफ अलायंस जी, कि कोई बात भी नहीं मानी, और वो कोई बात मानी इसलिए नहीं गई कि आपके पास कुछ था नहीं बताने के लिए कि आपके पास क्या है टेबल पे। तो अब जब वो काशीराम की बात कर रहे हैं और जब अखिलेश यादव से समझौते की बात होगी तो वो टेबल पे दलित वोट को रख के बात करेंगे। लेकिन क्या कॉन्फ्लिक्ट वो आए या नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों की आवाज उठा रहा हूं। और जब जब राहुल गांधी ब्लू टी शर्ट पहनते हैं, आप देखना जानबूझ के पहनते हैं, वो सेम कलर है जो बाबा साहब अम्बेडकर का था, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो कभी, अदरवाइज वो व्हाइट पहनते हैं जी। लेकिन जब जब पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर कोई ऐसा कार्यक्रम होता है जो बाबा साहब से संबंधित होता है तो ब्लू टी शर्ट पहन के आते हैं, सिंबॉलिकली। तो ये काशीराम की जो आपने बात करी, इस तरीके से उसके जो तार हैं वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। ये चाहते हैं कि हम जब अखिलेश से बात करेंगे तो हम ये कहेंगे देखो भैया दलित वोट हमारे पास। तो लॉजिकली सेट तो लगता है, ठीक लगती है ये चाल। मैं मानता हूँ रिजल्ट को राजनीति में, जो कि हरियाणा में आया ठीक है ना, शाम दाम दंड भेद सब अपनाओ, फाइनली चाहिए कि आप जीते या हारे। खैर हरियाणा में आप कुछ अपना नहीं पाए, किसी और के अपनाने में गलती हो इसलिए आप जीते, लेकिन जीत गए। वो हमने आपको लोगों को बता दिया है। अच्छा, कांशीराम वाले पूरे प्रकरण में मैसेजिंग ये करना चाहते हैं कि जब अखिलेश के साथ ऑन द टेबल बैठे तो बैक सपोर्ट दिखाएं, वो भी उसमें एक पार्ट है, एक कारण वो हो सकता है। एक कारण वो है। दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक जो दलितों का है वो दोबारा हम लोग उसको, उनको ये लगता है कि मायावती जी ने बीजेपी से लड़ना छोड़ दिया है और ये संदेश उनका जो अपना वोट बैंक है उसके अंदर भी चला गया है जी। लेकिन इनको ये भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से ओबीसी और ईबीसी का आपस में डिवाइड है, ऐसे ही दलितों में भी जाटव और गैर जाटव के बीच में भी एक भारी गैप है। ठीक है, हरियाणा चुनाव आप इसलिए हारे कि आपका सिर्फ सारा फोकस जाटव के ऊपर था और जो गैर जाटव था वो बीजेपी ले गई और आप हार गए। कितने से? 22,000 वोटों से आप पूरा स्टेट हार गए तीसरी बार। तो इस पे भी काम करना चाहिए साइमल्टेनियसली। वो तो मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट तो है ही नहीं। एग्जैक्टली, मैनेजमेंट की बात है और मैनेजमेंट के कारण आ रहे हैं। अच्छा, जब आप ये बात कहते हैं कि आप बैक सपोर्ट में दलित वोट रखेंगे अखिलेश से बात करते हुए, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखता आपको? क्योंकि अखिलेश भी तो पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और आप कहेंगे दलित हमारे साथ है, तो अखिलेश मानेंगे इस बात को? नहीं, अखिलेश ने तुरंत कहा कि मैं भी काशीराम जी को भारत रत्न का समर्थन करता हूँ। समझते हैं इस बात को। देखो, अखिलेश को ये बात अच्छे से पता है कि जो लोकसभा चुनाव में इनकी सीटें आई हैं, 37 के आसपास जो सीटें हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान संविधान के मुद्दे का था, जो मुद्दा राहुल गांधी का था। और आज जो दलित आउटरीच राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें एक बड़ा कारण ये है कि ये जो संविधान का मुद्दा था ये 2014 में सफल रहा, उसने रिजल्ट दिया है। 2024 में, माफ कीजिएगा मैं बार बार 14 चले जाता हूं। आप मोदी जी की पहली जीत छीन लेना चाहते हैं। 2024 में वो सफल रहा और बार बार वो इसलिए इस बात का जिक्र करते हैं और इसीलिए जो उनकी स्ट्रैटेजिस्ट है वो समझा रहे हैं कि नहीं, हमें इस पे टिके रहना है। लेकिन अगर साथ में लेके चलते ओबीसी को भी, जो कि एक बड़ा चंक है, कोई नुकसान नहीं था। अच्छा, चलिए ये बात कर ही रहे हैं तो एक बार उड़ती उड़ती खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ प्रयोग कर सकती है उत्तर प्रदेश में, कोई ओबीसी मुख्यमंत्री दिख सकता है, ऐसी कोई खबर आप तक भी है क्या? संभव नहीं है। कोशिशें हैं, कोशिश भी नहीं, अब तो कोशिश छोड़ दी उन लोगों ने। मतलब की थी, क्या थी वो कोशिश? कुछ कहानी बताइए उसकी। कोशिश की थी, कई लोगों को कह दिया गया था कि ठीक है जाओ काम करो, करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब बुला के बोल दिया गया कि ऐसा है, जाओ चुनाव की तैयारी करो, अब जो होगा चुनाव के बाद ही होगा। चुनाव योगी जी, कारण योगी जी। अब उनको ये कह दिया गया कि जाओ काम करो, अब जो होगा चुनाव के बाद होगा। यानी जो भी हमें करना होगा, जिस भी तरीके से करना होगा, योगी जी को हटाना है तो वो अभी संभव नहीं है। वो 2027 के जब रिजल्ट आएंगे तब हम करेंगे, क्योंकि अगर योगी जी थर्ड टाइम शपथ ले लेंगे तो फिर आप जानते हैं कि उसके क्या क्या रिप्रिकॉशंस होंगे। उस पर हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कई बार, तो उसका जिक्र करने का फायदा नहीं है। ठीक, पंजाब में भी एक डेवलपमेंट कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, आपको ट्विटर पे मैं देख रहा था
हिंदू चेहरा कोई? देखिए पंजाब में क्या हो रहा है नीरज जी, पंजाब कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आज गुटों में बटी हुई है, एक तरफ चन्नी साहब का गुट है, दूसरी तरफ राजा वड़िंग का है, ठीक है, तो अगर ये ऐसे ही बटे रहेंगे ना, ये चुनाव हार जाएंगे। ठीक है, इनकी लड़ाई क्या है? इनकी लड़ाई है सत्ता की जी। लेकिन पहले सत्ता हासिल करोगे तब तो उसको बांटोगे। ठीक बात है। अगर हरियाणा में ये बात समझ ली होती तो आज वहां की सत्ता होती। इन्होंने सत्ता आने से पहले ही सत्ता के लिए झगड़ा कर लिया, पहले हासिल कर लेते और फिर शेयर ले लेते। कोई 5% लेता, कोई 10 लेता, कोई 20 लेता, कोई 100 लेता। खोल तो लो कंपनी। पहले कंपनी खोलो। अब पंजाब में सेम स्थिति है। तो किसी ने ये समझाया है, ये राय दी है कि इन फाइटिंग को रोकने के लिए किसी हिंदू चेहरे को ले आओ, जो क्योंकि पंजाब का जो सीएम कैंडिडेट होगा वो पगड़ी वाला होगा। ठीक है, तो एक ऐसा बंदे को ले आओ। नहीं, जट सिख क्यों, दलित सिख भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए उसमें कन्फ्यूजन पैदा मत करो। तो ये हिंदू चेहरे को ले आओ, ठीक है, ताकि इन फाइटिंग रुके, सत्ता आ जाए और उसके बाद जो है आप फैसला कर लें। अगर ये सब चलता रहा, जैसे चल रहा है, राज नहीं बन सकता। ठीक है, जट सिख आपने कहा, दलित सिख भी हो सकता है, कुछ नाम चल रहे हैं क्या? 2 ही तो नाम चल रहे हैं वहाँ भाई। पहला नाम है राजा वड़िंग का, जो क्लेम करते हैं कि मैं पीसीसी प्रेसिडेंट हूँ, जट सिख हैं। दूसरा नाम है चन्नी साहब का, वो कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर हूँ पूरे पंजाब में, पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, दलित हूँ और सबसे ज्यादा पॉपुलर भी हूँ। ठीक है, तो अब वहां एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, बशर्ते कि जिस हिसाब से वेणुगोपाल पंजाब को हैंडल कर रहे हैं, उनको वहां पार्टी नहीं बनना चाहिए। ही शुड बिहेव लाइक ए जीएसओ। लेकिन वो एक तरफ हो गए। he has a bad habit of becoming party. हाँ, इन एवरी स्टेट। उनके अपने स्टेट का क्या मामला है सर? केरला चुनाव लड़ते हैं तो सेम इन फाइटिंग अगर केरला में जो चल रही है अभी, और अगर इन्होंने ये कह दिया कि ज्यादातर सांसद जो हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं विधायक का, क्यों? क्योंकि सत्ता आती हुई दिख रही है कि हम तो मंत्री बनेंगे फिर उसके बाद, ठीक है, फिर हमें भी हिस्सा चाहिए सत्ता में। अगर वेणुगोपाल को इन्होंने कह दिया कि तुम चुनाव लड़ो, तो वहां की जो लोकल लीडरशिप उसमें इनसिक्योरिटी पैदा हो जाएगी कि ये अब मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, उससे इन फाइटिंग और बढ़ जाएगी। अगर इनको सीएम बनना भी है तो इनको चुनाव लड़ना चाहिए, उपचुनाव के जरिए आए। हाँ, मतलब पैराशूट से आए, जो भी आए, पहले वहां सत्ता बन जाए और वहां के लोगों में इनसिक्योरिटी नहीं जानी चाहिए कि नहीं वेणुगोपाल आ गए, अब मुख्यमंत्री यही बनेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आज की डेट में केरला का। तो मैं कुल मिला के कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है, पार्टी बनाती है आपको, तो आपको पैराशूट से जाना चाहिए। सो वेट एंड वॉच वाला मामला कि पहले वेट करें, आप जितवा दें चुनाव, जीत जाएं वो लोग, आप वहां के लोगों में पैनिक क्रिएट ना करें। नहीं तो लोग फिर जिताएंगे नहीं, फिर लगाएंगे, मतलब सब हराएंगे, फिर उसको हराओ, निपटाओ। सेंस ऑफ फियर चला जाएगा कि भाई बनना है ना। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर ये हो जाएगा, हमारा शेयर ही नहीं है। कंपनी खुल जाएगी तो आप शेयर्स पे बात कर सकते हैं कि देख भाई तुझे ये, तुझे ये, तुझे ये। तो ये वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे रहें तो ठीक रहेगा सर। आखिरी चरण में बढ़ते हैं और लोगों से हमने कहा था ट्रंप की बातचीत जरूर करेंगे। बदले हर बार तो कर रहे हैं। हाँ, तो हर बार ट्रंप साहब जो है मसाला भी तो बहुत दे रहे हैं। इतना है कि कई सारे देखी जाएगी, हम लोग कर सकते हैं। ट्रंप साहब के बदले बदले मिजाज पे आप क्या कहेंगे? कह रहे थे कि ईरान के लोग हाई आईक्यू के लोग हैं, मैं बड़े इंटेलिजेंट लोगों से डील कर रहा हूँ। मदद मांगी पहले देशों से, फिर कहते हैं मुझे किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है, मैं तो रिएक्शन चेक कर रहा था। हमारे गांव में कहते हैं सठिया जाते हैं लोग, सठियाए हुए बयान लग रहे हैं। मदद कौन करेगा? जब आप व्हाइट हाउस में बैठ के सबके ऊपर टैरिफ लगा रहे थे, हर देश के ऊपर आपने टैरिफ लगाया, अब आपकी मदद कौन करेगा? आपने संबंधों का ख्याल रखा, अपने दोस्तों का ख्याल रखा? नहीं रखा। अब उनको ये समझ में आ गया है कि ये जो युद्ध लंबा खिंचने वाला है और ईरान इनके काबू में नहीं आएगा। अब ईरान कह रहा है कि वो खाड़ी के देशों में जहाँ जहाँ ये पेट्रोल ऑयल इन सब का उत्पादन में, वहाँ भी मिसाइल मारूंगा। ठीक है, तो कुल मिला के मामला जो है वो बहुत फंस गया है। अब देखो क्या होता है। ट्रंप साहब ये कह रहे थे कई सारे देशों को, इंक्लूडिंग भारत को, कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे। आज वो सारे देश रूस के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें तेल दे दो। ठीक है, ये होता है। और पहले रशिया डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहा है, आपका भैया अपने मर्जी से दूंगा। नहीं, अब कह रहा है कि पाकिस्तान को दूंगा डिस्काउंटेड प्राइस पे। उसने नहीं छोड़ा मुझे, भारत ने छोड़ दिया था। अब तुम्हें को डिस्काउंट नहीं है। अब जो एक व्यापार में होता है
वही प्राइस तुम्हें मिलेगा। मैं एक चीज सोच रहा था फौरी तौर पे ही कि पाकिस्तान देखिए, अमेरिका भी उसको सेठ रहा है, चाइना भी सेठ भी रहा है, और रशिया भी। मतलब विदेश नीति पाकिस्तान की बड़ी बेजोड़ चल रही है। हमें देखो, हमें सब लात मार रहे हैं। चाइना कब्जा कर रहा है, रूस कह रहा है कि अब तुम्हारे पार्टनर रहे, अमेरिका तो हमें चला ही रहा है, डिक्टेट कर रहा है, धमकाता है रोज, तेल खरीदो मत खरीदो, टैरिफ लगाऊंगा, ठीक है, या ट्रेड डील करो, हर रोज धमका रहा है वो। इस फ्रंट पे पाकिस्तान थोड़ा सा आगे दिख रहा है, नहीं? थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बात हमने कर ली, बोलना नहीं चाह रहा था, दर्शक बताएंगे। हाँ, चीन हमारी जमीन कब्जा करके बैठा हो, राइट, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर गलवान में हमारे जवानों को मारता है, हमने उसको अपनी मार्केट सौंप रखी है। अमेरिका हमें रोज ठोक रहा है, रोज, कभी टैरिफ के नाम पे, कभी ट्रेड डील के नाम पे, हर रोज कुछ ना कुछ कहता है, और हमारी सोवरेनिटी के नाम पे कहता है कि मैंने रुकवाया युद्ध, हम कुछ भी नहीं बोलते। और वही तीनों देश पाकिस्तान को गोदी में लेके बैठे हुए हैं, और फिर कहते हैं कि देखो क्या है पाकिस्तान, कुछ भी नहीं है। अब हालांकि ये बात सही है कि इस बात पे हमारी ट्रोलिंग हो सकती है, कर देंगे लोग, लेकिन फैक्ट थोड़ी बदल जाएंगे। तो है ना भाई, पाकिस्तान को अमेरिका, चाइना और रशिया तीनों सेठ रहे हैं, ये फैक्ट है। अब इस पे आप करते रहिए ट्रोल। हमको डिस्काउंटेड प्राइस पर रशिया पहले तेल देता था, अमेरिका के कहने पे हमने बंद किया, दोबारा गए तो उसने कहा आप डिस्काउंट नहीं देंगे। चाइना के साथ हमारी तनातनी जो रहती है, पूछ के वापस भी। अब देखो ये कहा कि हमारे 2 शिप आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और वो मतलब पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है, पार्ट टूट गया, हमने तो थोड़ा मारा, पार्ट तोड़ दिया। अरे वो 2 दिन की डिमांड है हिंदुस्तान की, 2 शिप जो आ रहे थे, 2 दिन की। और वो भी ईरानी प्रतिनिधि का बयान अगर आप सुने, उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ईरान के साथ सिंपैथी रख रहे हैं, जिनको ईरान की फिक्र है, उनके घरों में इसकी दिक्कत हो गई थी, इसलिए 2 जाने दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसने कोई प्रधानमंत्री का या डिप्लोमेटिक बात की नहीं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनके प्रेसिडेंट से बात करी तो उन्होंने कुछ कहा थोड़ी आधिकारिक रूप से कि हम क्या करने वाले और क्या नहीं। अभी भी लगभग 40 के आसपास शिप वहां खड़े हुए हैं, कहाँ नहीं दे रहे हैं, वो 2 ही तो आए हैं जी, उससे कुछ होगा थोड़ी। देखिए ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन से कुछ नहीं होगा आपको ना, क्योंकि युद्ध कब तक चलने वाला है कोई नहीं जानता। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने यूक्रेन के पीछे खड़े होकर रशिया को ठोकने की कोशिश की, अब ऐसे ही रशिया और चाइना भी ईरान के पीछे खड़े होकर यूएस को जवाब। अली लारजानी की हत्या के बाद तो चाइना बहुत मुखर तरीके से विरोध किया है, ठीक है ना, वो साफ साफ दिख रहा है जी। कितना चलेगा, कब तक चलेगा, कोई नहीं जानता। अब इनको अपनी एनर्जी को फुलफिल करने के लिए, रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए एक ठोस कदम और एक ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो। ये एक जहाज आ गया और 2 जहाज आ गया और छाती पीट लो, झंडा लगा हुआ, इससे कुछ नहीं होगा। ये टोटल बकवास है। कितनी हमारी डिमांड है, कितनी सप्लाई हो रही है, पूरा ब्यौरा दो, और अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे तो मैं फिर कह रहा हूँ, सामने आए प्रधानमंत्री मोदी, देश को संबोधित करें कि भाई एलपीजी का इस्तेमाल कम करो। और मैं ग्रामीण लोगों से कहना चाहता हूँ खास तौर पे, अभी युद्ध की स्थिति है, हम कितनी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मैं जानता नहीं हूँ, और एक टाइम कम से कम तुम चूल्हे पर रोटी बना लो और लोग बना लेंगे। कह तो दो, हाँ कह दो, स्पष्ट तो करो, साफ मेरा ही मानना है, लेकिन साफ किया जाए। ये मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी है, वरना एनर्जी सॉवरेनिटी जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। और हेनरी किसिंजर जब वो विदेश नीति संभालता था अमेरिका का, तो उसने ऑयल की कीमत जानी थी। ऑयल की कीमत तभी जान पाया क्योंकि उसे पता था कि भाई ट्रांसपोर्ट हो, फैक्ट्रीज हो, कुछ भी हो, हैवी मेटल हो, हर जगह पे ऑयल जो है वो चाहिए। तो ऑयल ही कीमत बना, ऑयल को डॉलर से जोड़ा गया। तो ऑयल की कीमतें जब बढ़ेंगी, बिगड़ेंगी, ऑयल के हालात ख़राब होंगे, तो स्थितियां हमारे आपके घरों तक पहुंचेंगी, और पहुंचने लगी हैं लपटें। तो ज़रूरी है कि देश के प्रधानमंत्री जो सामने आए, लेकिन 12 साल तो हो गए प्रधानमंत्री हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया नहीं है। अब इस नाजुक समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करें, जो वो करते हैं, मन की बात कर लें। जो वो संदेश दे, मन की बात नहीं, जो वो शाम को 8 बजे आके देश को संबोधित करते हैं वही कर लें, लेकिन देश के सामने सच्चाई रख दें। लेकिन ऐसे नाजुक समय में वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो तो देखो। अगर आप मुझसे पूछो, अगर मेरी जो रीडिंग कहती है, जो मैं डिकोड करता हूँ उनको, तो नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, आपकी रीडिंग क्या कहती है, अब आप हमें ये बता दीजिए, चर्चा को करते हैं यहीं पे हम खत्म।
आदेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। बातचीत करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए। जो भी आपकी रीडिंग कह रही हो वो हमें ज़रूर जानना है, तो वीडियो कमेंट बॉक्स को लगातार स्क्रॉल करता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा आप क्या लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।